Hello friends, we're gonna discuss the mock test paper for November 23 attempt for CA final, the law paper. This is mock test series 1. The first question is on the case study on Companies Act with regard to section 3 सेक्शन पे 151 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, 174 क्वारम पे और 197 आप जानते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर। कहता है ये GTSIL एक लिस्टेड कंपनी है और इनकॉर्पोरेटेड 2019 में थी, रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल 30 करोड़ बता रखा है, प्रॉफिट मेकिंग आप हैं, आप सेबी के पास भी ड्यूली रजिस्टर्ड हैं क्योंकि आप बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ मैनेजमेंट एक्विजिशन सर्विसेज आप दे रहे हैं। देर आफ्टर कंपनी को मैनेज कर रहे हैं 9 डायरेक्टर, जिसमें से 3 हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और बाकी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 6 हैं, उसमें से 2 आर नॉन एग्जीक्यूटिव। द 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स उनका नाम बता रखा है, जिसमें से मेन नाम रोहन कह लीजिए और ये कहते काफी एनर्जेटिक हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, विद इनका बड़ा अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है मर्चेंट बैंकिंग में। करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 में स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट से पता चलता है कि बाय ओवरसाइट रोहन जो है हु हेड्स द न्यू डिवीजन ऑफ कंपनी, इन्होंने रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ड्रॉ कर लिया है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, उससे ज्यादा पैसा ये ले गए हैं। शेयर होल्डिंग बेस ऑफ द कंपनी इज क्वाइट वाइड एंड इसलिए नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स काफी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने विश किया है कि मुकुंद उनमें से एक जो ये फाइनेंस प्रोफेशनल है इसे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया जाए और ये बना दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है। इट इज प्रूवन फैक्ट दैट स्टीपल एनालिसिस, जो भी ये काफी चीजों का एनालिसिस करके क्रिटिकल एस्पेक्ट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो पता चलता है कि भैया इस चीज को देखते हुए डिजायर ये की गई है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करते हुए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया जाए करंट फाइनेंशियल ईयर में इस जनता विकासशील दल को, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर पे। एज पर प्रपोजल मेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर, मुकुंद अपॉइंट होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। कहते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट टू बी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू विच मुकुंद इज रिक्वायर्ड टू अर्न। पहले हम जानते हैं स्मॉल शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा 20,000 की नॉमिनल वैल्यू होता है, लेकिन जिसको आप अपॉइंट कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो स्मॉल शेयर होल्डर भी हो, तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है ही नहीं। तो ना हमें 20,000 की लिमिट देखनी है, बाकी तो कोई सेंस वाली बात ही नहीं, तो ऑप्शन हमें दिखनी चाहिए भैया जहां कोई रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या लिखा है मुकुंद इज नॉट रिक्वायर्ड टू ओन। नेक्स्ट, फॉर अ बोर्ड मीटिंग टू बी कंडक्टेड आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ मुकुंद एज स्मॉल शेयर होल्डर, तो कहता है क्वारम बताओ। अब देखो भैया यहां इंस्टीट्यूट का मैं कहूंगा आंसर में प्रॉब्लम है, क्योंकि 9 डायरेक्टर आपको बता रखे थे, ये एक आ गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, टोटल हो गए 10 का 1/3 करते हो तो ये बना 3.3 और हम क्लियरली पढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ किस में करनी होती है 1 में, तो डैट मींस कॉरम हमें कितना चाहिए 4 डायरेक्टर का चाहिए, राइट। तो ये आंसर तो 4 बनता है, लेकिन अगर हम इंस्टीट्यूट का आंसर देखें तो देखिएगा उन्होंने अपने आंसर में 3 बता रखा है, सो दैट इज द प्रॉब्लम कि यहां मेरी तरफ से तो आंसर में इश्यू है, राइट। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है 197 पे कि केस सिनेरियो रिवील करता है, जो रोहन एक डायरेक्टर है जहां हमने पढ़ा था एक्सेस रेम्यूनरेशन उसने ले लिया है। एज रिगार्ड्स रिकवरी, ऑब्वियसली आप उसे रिकवर कर सकते हैं। अब आपसे ऑप्शन पूछी गई है तो आप ऑप्शन को देखो तो वेवर की तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर वेवर आपने करना होता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है और 2 बरस के अंदर अंदर आप इसे कर सकते हैं, जैसे ये पैसा रिफंडेबल बनता है। सो कंपनी शैल नॉट वेव रिकवरी ऑफ एक्सेस रेम्यूनरेशन जब तक क्या ना पास हो जाए एसआर, और वो कब पास होना है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट सम बिकम्स रिफंडेबल। सो आई गो विद ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आप देखिए यहां 1 साल लिखा है, यहां कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी है, या 3 साल लिखा है, तो स्ट्रेट वे द आंसर इज 2 साल, और ये 197 सबसेक्शन 10 में आप पढ़ते हैं। अनदर केस स्टडी ऑन कंपनीज एक्ट, ये है विद रिगार्ड टू गवर्नमेंट कंपनी, जो हम पढ़ते हैं क्लॉज 45 में सेक्शन 2 की, रजिस्टर्ड वाल्वर 247 में और रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी 248 में, और 258 में रिवाइवल हो सकता है, चाहे आरओसी ने आपको डिसॉल्व करने का ऑर्डर 248 में दे दिया था। कहते हैं GECL एक रजिस्टर्ड कंपनी है, कोलकाता में है और 2011 में बनी थी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 21% POC में पैसा लगा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात
एंड नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट कंपनी में हम 51% की लिमिट जो पढ़ते हैं उसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ सरकार का लेते हैं, आगे किसी गवर्नमेंट कंपनी का नहीं लेते, इसलिए नवयुग वाली हम इक्विटी को कंसिडर नहीं करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की 21 है और स्टेट गवर्नमेंट की 23 है, तो मिला के हुआ 44%। क्लियर है, आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। कहता अब आप ये मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स थोड़ा असेस करना चाहते हो, इसलिए आपने कुछ टेंडर इनवाइट किए हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। और वैसे ही ये केस स्टडी मैं बताऊं, इंस्टीट्यूट की जो बुकलेट जो इन्होंने जारी की कॉपी पेस्ट ही है। मिस्टर अनंत ये एक प्रैक्टिस कर रहे हैं लंदन में 5 साल से, और ये शॉर्ट स्पैन के लिए भारत में आए हैं। तो हम सारे जानते हैं रूल 3 के मुताबिक रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए रेजिडेंट होना जरूरी है। तो भाई साहब इसे तो आप अपॉइंट ना कर पाएंगे। देन मिस्टर आलोकनाथ, ये भी वैल्यूअर हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं, और ये एक कोलकाता बेस्ड फर्म के क्या है, पार्टनर है, और इनको सेकंड प्रेफरेंस दी गई है इफ मिस्टर अनंत रिफ्यूज टू, अनंत अगर मना कर दे, अनंत तो यार बन ही नहीं सकता, राइट। तीसरा, ये एक एलएलपी है, ये भी कोलकाता बेस्ड है और सारे पार्टनर्स इसके मेंबर हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन के। इट वाज गिवन थर्ड प्रेफरेंस बाय द कंपनी। अब कहते हैं जीईसीएल के पास 15% पेड कैपिटल लिए किसी और कंपनी पीएमएल में आपने पैसा लगा रखा है। However, jurisdictional ROC having reasonable cause to believe that PML was not carrying on business operations. PML काम नहीं कर रही है, उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन का ऑर्डर दे दिया है। भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने ऑर्डर दे दिया है और कंपनी काम नहीं कर रही है तो ठीक है, आरओसी की पावर है 248 के अंदर है, आप इसका नाम काट सकते हैं। आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्ट्रार ने एक ओपिनियन बनाया है दैट द कंपनी एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रही है, और इन्होंने नोटिस जारी कर दिया सारे डायरेक्टर को, जो कि करना पड़ता है 248(1) में, कि मैं आपका नाम रिमूव करना चाहता हूं इफ नो एक्सप्लेनेशन अगर 30 दिन के अंदर दी जाती है। सिंस नो कोज टू द कॉन्ट्ररी वाज शोन बाय द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, द रजिस्ट्रार अपना प्रोसीजर फॉलो करने के बाद कंपनी का नाम काट देते हैं और एक नोटिस जारी कर देते हैं 31 अक्टूबर को, और ये ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है एंड और ये एमसी की साइट पे डाल दिया जाता है और कंपनी क्या हो जाती है, डिसॉल्व। आफ्टर डिसोल्यूशन एज अबव, तारीख यहां दे रखी है, अंडर सेक्शन 248 इट सीजेस टू ऑपरेट एज ए कंपनी एंड सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डीम्ड टू हैव बीन कैंसिल्ड फ्रॉम सच डेट। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, गवर्नमेंट कंपनी पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 21 है, स्टेट गवर्नमेंट और ये था, तो मैंने कहा था ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, 44% बनता है। तो यहां आप ऑप्शन में सीधा देखो 44, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि सीजी और एसजी के पास मिला के 44 है, हमें चाहिए 51। नेक्स्ट प्रश्न रजिस्टर्ड वैल्यू 247 रूल नंबर 3 पे है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑप्शन इज एप्लीकेबल टू मिस्टर अनंत। तो अनंत वो लंदन बेस्ड वैल्यूअर था, तो हमने कहा था रेजिडेंट नहीं है भाई, तो रेजिडेंट वाला यहां देख लीजिए, मिस्टर अनंत कैन नॉट एक्ट एज वैल्यूअर बीइंग अ पर्सन नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें सीधा दिख रहा है, विल गो विद दैट, बिना मतलब मैं फालतू के मैं पढ़ूंगा नहीं। देन 252 में आप पढ़ते हैं हम रिवाइवल ऑफ कंपनी करवा सकते हैं 3 साल के अंदर अंदर, जब डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देता है आरओसी। तो कहता है जैसे ये पीएमएल इस तारीख को डिसॉल्व हुई थी आरओसी के द्वारा, नाम काट दिया गया था, तो आपने अपील फाइल की है ट्राइब्यूनल के पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एप्लीकेबल। 3 साल का टाइम है, यहां देखिए इसमें 1 साल लिखा है, 2 साल लिखा है, 3 लिखा है, तो 3 साल करेक्ट ऑप्शन निकलने वाली है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल अगर पीएमएल डिनाइज टू डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज एंड अदर ऑब्लिगेशंस कंटेंडिंग दैट आफ्टर डिसोल्यूशन की सीज टू ऑपरेट है, कि डिसोल्यूशन के बाद भैया हम तो खत्म हो गए, हम कोई लायबिलिटी पे नहीं करते। तो 248(6) में हम यही पढ़ते हैं कि भाई साहब चाहे आप डिसॉल्व हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भी आपका पैसा जो भी एसेट से आता है वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कंटेंशन क्या है, इनवैलिड, सिंस द डिसोल्यूशन शैल नॉट अफेक्ट द रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू इट, जो पैसे मिलने हैं वो लो, एंड डिस्चार्ज इट्स लायबिलिटीज, क्योंकि बाकी ऑप्शन में आप वैलिड देख रहे हैं, तो इनवैलिड है ये, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न 248(2) पे है, सपोज पीएमएल अपने आप डिसाइड करती है कि हम आरओसी के पास जाते हैं रिमूवल ऑफ नेम। बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी होता है भैया, एसआर पास करना होता है या 75% मेंबर से कंसेंट लेनी होती है, और आपको अपनी सारी लायबिलिटीज वगैरह एक्सटिंग्विश पे ऑफ करनी होती है, राइट।
तो इसलिए देखिए पीएमएल आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज एंड बाय एसआर जनरल मीटिंग में पास होगा, या बिना जनरल मीटिंग के 75% अपने मेंबर्स की पीयूसी जिनके पास है कंसेंट ले लो और आप अप्लाई कर सकते हो। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शन देखेंगे यहाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा हुआ है और यहां आप देखिएगा सिंपल रेजोल्यूशन लिखा है, एसआर वर्ड नहीं लिखा, और यहां सिंपल एक एप्लीकेशन दे रखा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। द इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज, पहला कंपनीज एक्ट के ऊपर है, वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय डायरेक्टर है, 167 के ऊपर है, रूबी एक वुमन डायरेक्टर है, कंपनी की 4 मीटिंग्स होती हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, बट वो एब्सेंट रहती है इन ऑल सच मीटिंग्स। तो भैया पूरे साल आप एब्सेंट रहते हो, 12 महीने एब्सेंट रहते हो, तो ऑब्वियसली वेकेशन आपका लगेगा। और वो कहती है कि मैंने लीव ऑफ एब्सेंस ले लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, शेल बिकम वेकेंट। सीधा आंसर है ए ऑप्शन। कंपनीज एक्ट पे अगला प्रश्न है 283 वाइंडिंग अप पे है, कहता वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया जाता है और सारी प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट्स ऑफ कंपनी शेल बी डीम्ड टू द कस्टडी ऑफ। देखिए कस्टडी जो हम डीम्ड मानते हैं 283 में, वो मानते हैं हम ट्राइब्यूनल की, ये ध्यान रखिएगा। नो डाउट 283 में कंट्रोल जो है सीएल कंपनी लिक्विडेटर या पीएल के पास आ जाता है, लेकिन कस्टडी किसके पास रहेगी, वो ट्राइब्यूनल के पास ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर बी द ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी रेगुलेशंस के ऊपर है, रेगुलेशन 13 पे है जो ग्रीवेंसेस के ऊपर आती है। कहता आप एक लिस्टेड कंपनी है और ग्रीवेंस पोजीशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर इन्वेस्टर्स कंप्लेंट 22-23 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा गया विद इन हाउ मेनी डेज एक्स लिमिटेड रिक्वायर्ड टू फाइल अ स्टेटमेंट गिविंग द स्टेटस रिलेटिंग टू क्वार्टर नंबर 4। तो क्वार्टर नंबर 4 आ गया 31 मार्च को। तो भैया इसमें हम पढ़ते हैं कि भैया 21 दिन का टाइम रहता है, तो 31 मार्च के बाद 21 दिन डालोगे तो 21 दिन डाले तो यही ऑप्शन निकल के आएगी 21 डे ऑफ अप्रैल 2023। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट, क्योंकि बाकियों में अगर आप देखो 15 अप्रैल 30 अप्रैल तो इस ढंग से है। अगला प्रश्न भी सेबी रेगुलेशन पे है, कहता आरएमसी रिस्क मैनेजमेंट कमेटी वो साल में कितनी बार मिलनी चाहिए, भैया 2 बार मिलनी चाहिए, रेगुलेशन नंबर 21 यही कहती है। फेमा के ऊपर है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड अदर करंट बिजनेस शॉर्ट टर्म बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी या ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन या नेट इनकम या रेमिटेंस फॉर पीसीएस पेरेंट्स स्पाउस चिल्ड्रन जो बाहर रह रहे हैं। लेकिन ये कोई प्रॉपर्टी खरीदना इसके अंदर 2J की करंट अकाउंट की डेफिनेशन में नहीं आता, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर डी। एफसीआरए के ऊपर प्रश्न है, मिस्टर अर्जुन एक इंडियन सिटीजन है, बाहर रह रहे हैं, तो एनआरआई हो गए भाई, बाहर रह रहे हैं। वो एक भारतीय एनजीओ में थोड़ा इंटरेस्टेड है, उन्होंने एनजीओ के बारे में पूछा और डोनेशन प्रोसेस पूछा। उन्होंने अपने एक मित्र संजय, जो कि क्या है अगेन संजय ध्यान दीजिएगा एक एनआरआई है, ये भी सिंगापुर में है, इन्होंने ट्रांसफर किए हैं 1000 USD संजय को और उन्हें कहा कि भैया मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर देना। तो पैसे यार एनआरआई से के थ्रू मतलब इंडियन सिटीजन से आ रहे हैं, कोई फॉरेन सोर्स से नहीं आ रहे हैं, तो इसे हम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसे कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानते हैं। सो इसलिए हम कहेंगे नॉट अ प्रोहिबिटेड, यहां प्रोहिबिशन नहीं लगेगी जो सेक्शन 3 में आता है और 4 में हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, तो इसलिए ये वाला प्रोहिबिटेड है, यहां लिखा है प्रोहिबिटेड, तो प्रोहिबिटेड नहीं है जैसे मैंने कहा। इसलिए कहता है डोनेशन, यहां देखिएगा इज नॉट कंसीडर्ड, राइट, तो हम इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मान के चलेंगे, तो कोई प्रोहिबिशन यहां नहीं बनती, तो इसलिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है। बड़े प्यार से आप लीजिए ऑप्शन नंबर बी। अगला एसीए के ऊपर है और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन पे होना चाहिए प्रश्न। कहता है ये पनेशिया बायोटेक एक इंडियन कंपनी है, होल्डर ऑफ सेवरल पेटेंट्स फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड विद मेडिकल यूजेस, एक्सेप्ट एन ऑर्डर फ्रॉम एन अमेरिकन बेस्ड कंपनी टू डिलीवर अ बायोटेक कंपाउंड। तो ये भारतीय कंपनी है, काफी इसके पास पेटेंट्स वगैरह है। कहता फॉर डेवलपमेंट बायोटेक ने एक लाइसेंस में एंटर किया और एक एग्रीमेंट किया लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी बेस्ड इन जापान। तो एक पार्टी बाहर की होगी जापान की, विद अपार्ट फ्रॉम एन एग्रीमेंट ईच विद अ कपल ऑफ इंटरनेशनली रिनाउंड इंडिपेंडेंट बायोटेक कंसल्टेंट, उनके साथ भी किया, जिसमें से एक इंडियन है दूसरा जर्मन है। जर्मन जो है वो हैबिचुअली भारत में रहता है और इंडियन जो है वो हैबिचुअली अमेरिका में रहता है, राइट, तो ये भी हो गया एग्रीमेंट। तो अब होता क्या है, कहता इन ऑल द 3 एग्रीमेंट्स
द पार्टीज इंक्लूडेड अ क्लॉज कि जो भी डिस्प्यूट होगा वो आर्बिट्रेशन एक्ट से सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन कपल ऑफ इयर्स के बाद पनेशिया ने ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, इन तीन कॉन्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि एक तो जापानीज हो गई, एक जर्मन हो गया, एक इंडियन जो बाहर रहता है, राइट। अलेजिंग दैट बोथ द कंसल्टेंट ने डिजायर्ड सपोर्ट नहीं दिया और जापानीज कंपनी डेलिबरेटली डिले कर रही है डेवलपमेंट ऑफ द कंपाउंड। इसलिए अब कंपनी ने केस फाइल किया आर्बिट्रेशन में और डैमेजेस क्लेम कर रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू पिक द करेक्ट केसेस वेयर आर्बिट्रेशन कंसिडर्ड एज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। कब इसे इंटरनेशनल मानेंगे? तो हम ये कहते हैं कि भैया वन ऑफ द पार्टी क्या होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। सो इसलिए हमें जो ऑप्शंस दी गई हैं तो ये है वन विद इंडियन कंसल्टेंट, विद जर्मन, इंडियन भी बाहर रहता है, ध्यान दीजिएगा, और जर्मन तो है ही बाहर का, और ये जापानीज है ही बाहर की। तो 1 2 3 उसके बाद ऑप्शन दे रखे हैं इस ढंग से, तो हम कहेंगे ये भैया ये एक पार्टी बाहर की होती है तो इंटरनेशनल होता है। तो इसलिए ऑल ऑफ 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मनी लॉन्ड्रिंग सेक्शन 9 के ऊपर एक प्रश्न है। राजीव एक बिजनेसमैन है और गिल्टी है मनी लॉन्ड्रिंग के, और राजीव के पास प्रॉपर्टीज हैं 50 करोड़ की मुंबई, बेंगलोर वगैरह में। कॉन्फिस्केशन ऑर्डर इनके खिलाफ आ गया है सेक्शन 9 के अंदर, और प्रॉपर्टी के ऊपर वेरियस इनकम्ब्रेंसेस हैं, और स्पेशल कोर्ट ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने के बाद, इंटरेस्टेड पार्टीज को सुनने के बाद, इनकम्ब्रेंसेस देखने के बाद, सस्पेक्ट्स दैट सम ऑफ द इनकम्ब्रेंसेस वर क्रिएटेड विद द इंटेंशन टू इवेड द प्रोविजंस ऑफ एक्ट। तो हम यही कहते हैं सारे इनकम्ब्रेंसेस क्या माने जाते हैं, वॉइड माने जाते हैं अगर आपका जो इसके क्रिएट करने का इंटेंशन ऐसा रहता है। देयरफॉर कोर्ट ने इसे वॉइड डिक्लेयर किया। अब आपसे पूछा गया है सेक्शन 9 के मुताबिक बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राजीव आफ्टर द फाइनल ऑर्डर बाय द स्पेशल कोर्ट। तो हम यही पढ़ते हैं द प्रॉपर्टी विल गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंसेस, राइट। तो इसलिए विल बी वेस्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल encumbrances will be declared as void. That is the correct answer. So we'll go with option number B. Thereafter arbitration के ऊपर again प्रश्न है section 33 पे, a party with the notice to other party may request within 30 days from the receipt of arbitral award the arbitral tribunal to make dash as to claims presented in the proceedings but omitted from the arbitral award. तो आप 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो किस चीज के लिए, एडिशनल अवार्ड के लिए अगर जरूरत पड़ती है। यही हम 33 में पढ़ते हैं। तो इसलिए एडिशनल अवार्ड नाम की ऑप्शन आपको यहां दिख रही है ऑप्शन नंबर बी के अंदर। सो अगला लास्ट एमसीक्यू आईबीसी के ऊपर है, सेक्शन 14 पे है, मोराटोरियम इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं एसेंशियल्स के लिए, सप्लाई के लिए हम मोराटोरियम डिक्लेयर नहीं होता। तो इसलिए ये रहा सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी सूट हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो या रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, उसके ऊपर ये क्रिएट होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है कि मिस्टर नाथ, श्रीमती एंड मिस्टर आयाम ये डायरेक्टर्स हैं, जिसमें से और एक राम जो है वो एमडी है, ध्यान दीजिएगा राम एमडी है, और आयाम भी जो है वो एक होल टाइम डायरेक्टर है। तो ये दोनों हो गए मैनेजरियल पर्सनल, राइट। कहता है इनका 4 साल का टेन्योर अभी पेंडिंग पड़ा है, और एवरेज रेम्युनरेशन यहां ध्यान से देख लीजिए, राम की भी बता रखी है 84 लाख हो गई, और आईएम की हो गई यहां पे 48 लाख। इन दोनों पे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन से, आप वक्त से पहले इन्हें निकाल रहे हो। तो अंडर सेक्शन 202 कॉम्पनसेशन मिलता है, जो कि एवरेज रेम्युनरेशन के हिसाब से हम निकाला करते हैं। देन इन द ड्यू कोर्स कहता कंपनी को अक्वायर कर लिया सुप्रीम लिमिटेड ने, तो इसलिए मिस्टर नाथ एंड मिस श्रीमती एंड मिस्टर आई एम लॉस्ट देयर ऑफिस। तो क्या हुआ राम के केस में, कहता राम लॉस्ट हिज ऑफिस बट इज अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रिजल्टिंग फ्रॉम रीस्ट्रक्चरिंग। तो इससे हम क्या सीखे कि राम जो एमडी है उसका जॉब लॉस ऐसा हुआ नहीं। तो यही हम एक्सेप्शन 202 में पढ़ते हैं कि आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग से नई कंपनी में चले जाते हैं। तो और नॉर्मल डायरेक्टर को कॉम्पनसेशन 202 में नहीं मिलता। तो हमें यहां से पता चल गया ये जो आईएम है भाई इसी को सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगा। तो कहता है सारे ये कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं। अब आपसे पूछा गया सपोज इन केस देयर डिमांड इज वैलिड and they are eligible for compensation, compute the amount of compensation they are entitled for। तो यहां आईएम को आपका 48 लाख दे रखा, और जो टेन्योर पेंडिंग था 4 साल था, लेकिन हम कितना लेके चलते हैं मैक्सिमम 3 साल का, राइट। तो इसलिए भैया यहां पे आईएम को पैसा मिलेगा 48 लाख इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 1.44 CR, और राम को मिलेगा नहीं और बाकी डायरेक्टर्स को भी नहीं मिलेगा। मूविंग अहेड,
अगला प्रश्न कहता है वाई एंड डी आर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स एजीएम में, और ये आपको तारीख दे रखी है 2 मई 2023। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, कहता उसने क्या किया हुआ है, 20,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हुए हैं एंड द लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेकंड कॉल था 20 जून 2022। डेट को देखो 2022, यहां है 23, मोर देन 6 महीने हो गए। सो दैट मीन्स अगर इतने दिन के लिए आपका कॉल्स अनपेड हैं तो 164 में आप डिस्क्वालिफाइड हो जाते हैं, आप डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे। तो कहता है ही हैज नॉट पेड द कॉल मनी। तो ये हो गया मिस्टर वाई के बारे में। और मिस्टर डी कहते हैं ये एक डायरेक्टर है शाइन लिमिटेड के, जो कि सब्सिडरी है ब्राइट लिमिटेड की। कहता वन एग्रीव डिपॉजिटर, किसका, शाइन लिमिटेड का, रिप्रेजेंटेड टू द होल्डिंग कंपनी दैट ही हैज नीदर रिसीव्ड रिफंड ऑफ हिज डिपॉजिट नॉर इंटरेस्ट देयर ऑन। तो दैट मीन्स यहां पे कंपनी का डिपॉजिट को लेके भी डिफॉल्ट है, और कहते ये मैच्योर हो गया था 31 अक्टूबर 2021 को। और यहां देखिए, यहां तो हम 2023 में तो 164(2) लग गया कि डिपॉजिट या इंटरेस्ट 1 साल तक नहीं पे हुआ। तो जो आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर हैं उनके ऊपर 5 साल का टाइम लग जाता कि अब वो कहीं किसी कंपनी में अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होंगे। तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडिंग सेक्रेटरियल सर्विस एडवाइज द कंपनी अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ वाई एंड डी टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164। तो भैया 164(1) में तो हम यही पढ़ते हैं कि अगर आपने कॉल मनी नहीं दी और 6 महीने हो गए हैं तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते। 164(2) में हम यही पढ़ते हैं कि डिपॉजिट का इंटरेस्ट या डिबेंचर वगैरह का इंटरेस्ट हो, राइट, या डिविडेंड वगैरह हो, वो आपने नहीं दिया और 1 साल हो गया है, तो आप क्या नहीं होगा, आप रीअपॉइंट नहीं होंगे, ना ही किसी और कंपनी में अपॉइंट होंगे आने वाले कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। इसलिए हम यहां कहेंगे वाई तो अपॉइंट नहीं हो सकता क्योंकि वो कॉल वाला इशू हो गया। जहां तक मिस्टर डी का सवाल है, क्योंकि कंपनी में डिफॉल्ट हुए 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो भी क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल, वो किसी भी नई कंपनी, जैसे यहां क्वेश्चन में था ब्राइट लिमिटेड, उसमें अपॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एनआरसी पे है, आपसे पूछा गया बताइए किस कंपनी को एनआरसी 178 में बनानी है। तो हम 178 में क्लियरली पढ़ते हैं, या तो कि भैया लिस्टेड कंपनी हो या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 लिमिट आती है, पीयूसी 10 करोड़ की, टर्नओवर आपकी 100 करोड़ की, या डीडीएल डिपॉजिट डिबेंचर लोन्स वगैरह वो 50 करोड़ से ज्यादा के हों। तो यहां देखिए ब्राइट लिमिटेड एक अनलिस्टेड है, टर्नओवर है 180, तो टर्नओवर की हमने लिमिट कहा कि भैया वो कितनी आती है आपकी 100 करोड़। तो बाइट लिमिटेड में तो आपको बनानी पड़ेगी एनआरसी। सिप लिमिटेड अगेन एक पब्लिक कंपनी है और आउटस्टैंडिंग लोन 30 करोड़ है और डिबेंचर 12 है, 30 और 12 42 हुआ, मोर देन 50 करोड़ नहीं हुआ, तो इसको तो अपॉइंट करना नहीं पड़ेगा। तो एक में रिक्वायर्ड है, दूसरे में रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लॉन्गिंग्स लिमिटेड, आप एंगेज्ड हैं मैन्युफैक्चरिंग में, 2 डायरेक्टर एंड द सीएफओ ये काफी मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं और कुछ एम्प्लॉइज जो मेंबर भी हैं वो सस्पिशियस हैं और कहते हैं सीरियस फ्रॉड हुआ है, और इसलिए दे डिसाइडेड कि एक एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को 212 में इन्वेस्टिगेशन के लिए थ्रू सफाईओ दी जाए, और यही लिखा है यहां पे। और कहता है 1600 ऑफ द 2000 मेंबर, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो गया, 1600 हैं 2000 में से, दैट मीन्स परसेंटेज निकालिए 80% हो गया, राइट, क्योंकि हम पढ़ते हैं एसआर पास करके आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं और एसआर पास होता है 75% पे, तो 80% की रिक्वायरमेंट यहां मेट हो जाती है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। 2 ऑफ द डायरेक्टर्स बिलीव्ड कि एप्लीकेशन टेनेबल नहीं है क्योंकि 90% की लिमिट है, 90 नहीं है भैया, एसआर चाहिए। तो आपसे पूछा गया है सर्कमस्टांसेस बताइए कब इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा सकती है। तो डैट मीन सारे फैक्टर्स आपने कोट करने हैं, जो कि हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं 212 में, या तो रिपोर्ट आ गई 208 में आरओसी की या इंस्पेक्टर की, नंबर 2 होता है एसआर पास हो गए जो कि यहां हो जाता है, नंबर 3 है पब्लिक इंटरेस्ट, नंबर 4 किसी सरकारी विभाग ने आपको कोई रिक्वेस्ट दी है सीजी को कि थ्रू सफाईओ आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। एज आई सेड यहां पे 80% बन जाता है, तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट एस लिमिटेड प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन में है और इसका कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस अपने ऑडिटर के साथ होता है जो कि कंपनी के लेटर हेड पे है। तो हम कहते हैं कंपनी जब लिक्विडेशन में होती है तो हर कागज के ऊपर लिखना पड़ता है द कंपनी इज इन व्हाट, एक स्टेटमेंट देनी होती है दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, तो आपको ये मेंशन करना होता है। ऑडिटर ने ऑब्जर्व ये किया कि लेटर हेड कंप्लायंस में नहीं था 344 के मुताबिक, क्योंकि आपने ये मेंशन नहीं किया। ही इमीडिएटली कॉल्ड वन ऑफ द डायरेक्टर्स एंड एडवाइज कि 344 का कंप्लायंस नहीं हुआ और आपसे परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस मींस पेनल्टी भी पूछी गई है। तो हम ये कहते हैं हर एक कागज में
हर एक कागज का मतलब हो गया कोई भी इनवॉइस हो, ऑर्डर हो, बिजनेस लेटर हेड हो, तो आपको मेंशन करना होता है। किसी का भी ये हो बाय ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, सीएल या रिसीवर जो भी है मैनेजर, कि दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, तो इसलिए कॉन्ट्रावेंशन है। तो इसलिए ये चार लोग, कंपनी, हर ऑफिसर, सीएल एंड रिसीवर या मैनेजर कह लीजिए, 50,000 से लेके 3 लाख तक की आपको पेनल्टी फाइन के रूप में लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फेमा के ऊपर आया है। कहते हैं ये भारतीय कंपनी है, ईसीबी 50,000 का रेज किया 30 जून को फॉरेन लेंडर से। 2 जुलाई 2023 को म्यूचुअल कंसेंट के हिसाब से पार्टीज क्या कर रही हैं, ईसीबी को फुली कन्वर्ट कर रहे हैं आप इक्विटी में, तो कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। द शेयर्स वर इश्यू टू द फॉरेन लेंडर एट पार वैल्यू, पार वैल्यू नहीं होता भैया, फेयर वैल्यू होता है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द करेक्ट लीगल पोजीशन विद रिगार्ड टू वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स एंड स्टेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो वैल्यूएशन की बात पूछी गई है, रिपोर्टिंग की बात पूछी गई है और फुल कन्वर्जन हो रहा है। तो हम ये कहते हैं कि भैया जब आप कन्वर्ट करते हो तो रेट क्या लेते हो, जिस दिन आपका ये एग्रीमेंट हुआ है उस दिन का एक्सचेंज रेट लेंगे, या लेसर पीरियड भी लेसर रेट भी हो सकता है अगर पार्टीज म्यूचुअली एग्री करें, और फिर वैल्यूएशन पे करनी है। जहां तक रिपोर्टिंग का सवाल है, तो आरबीआई को जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको फॉर्म नंबर एफसी जीपीआर में करेंगे, और देन जो ईसीबी 2 में आपकी जो रिटर्न जाती है उसके बाद रिटर्न आपकी नहीं जाएगी, और ईसीबी 2 जो रिटर्न होगी उसमें पहले आप लिख के देंगे ईसीबी फुली कन्वर्टेड, लेकिन उसके बाद ये रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती। तो ये थी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। अगला प्रश्न, मिस्टर भारत एक इंडियन रेजिडेंट है, ध्यान दीजिएगा, यूएसए में रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं, उनके पास करंटली वहां के एसेट्स हैं, बैंक बैलेंसेस भी हैं और भारत में सेटल होना चाहते हैं। आप एक एक्सपर्ट हैं फेमा के। पूछा ये गया, क्या भारत होल्ड कर सकते हैं, ओन, ट्रांसफर, इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी बाहर वाली? यस, क्योंकि अंडर सेक्शन 6 एग्जैक्टली कहें, सब सेक्शन 4 में हम यही पढ़ते हैं कि अगर आपने वो एक्वायर की थी, या तो आप क्या थे, PROI when he was resident outside India, या आपको इनहेरिटेंस मिला फ्रॉम अ पर्सन हु वाज PROI, तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, बेच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट पे अगला प्रश्न रजिस्टर्ड वैल्यूअर के ऊपर है। कहता है मिस्टर एस कन्विक्ट हो गए हैं बाय कोर्ट, क्योंकि उनकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन्होंने दे दिया, कोई ड्यू डिलिजेंस या मेथड्स उन्होंने अडॉप्ट नहीं किए। आपसे पूछा गया लायबिलिटी ऑफ वैल्यूअर मिस्टर एस, तो भैया 247 सबसेक्शन 4 में हम क्लियरली पढ़ते हैं, भी जेल हो सकती है आपको मैक्सिमम 1 साल की, एंड फाइन ध्यान दीजिएगा लग सकता है 1 लाख से लेके 5 लाख तक, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5। रेमुनरेशन जो मिला है रिफंड करना होगा, और डैमेजेस जो भी नुकसान हुआ किसी को भी कंपनी या एनी पर्सन को गलत स्टेटमेंट से आपको लौटाने पड़ेंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, मिस्टर आर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी कन्विक्ट हुए हैं, लेकिन वो कन्विक्ट हो गए 10 साल के लिए, और उन्होंने उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये वैल्यूअर बन ही नहीं सकता, क्योंकि रूल 3 में हम क्लियरली पढ़ते हैं, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं किसी भी ऑफेंस में 7 साल के लिए, तो आप कभी भी एलिजिबल नहीं है, तो भैया ये अपॉइंट नहीं हो सकता, इसलिए अपॉइंटमेंट क्या है, इनवैलिड है। नेक्स्ट निधि कंपनी के ऊपर है। कहता है निधि कंपनी ने डिसाइड किया लोकल फैसिलिटी देंगे मेंबर को, उससे रेंटल इनकम आ सकती है अराउंड 20%। तो हम क्लियरली पढ़ते हैं कि आप रेंटल इनकम लीजिए, लेकिन वो 20% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अराउंड कह रहा है तो 20% तक है तो ओके, वरना डिफॉल्ट है। नेक्स्ट, अमन एक सीए हैं और इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो उन्हें आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया है बिटवीन ए एंड बी लिमिटेड। इससे पहले अमन 5 साल तक ए लिमिटेड में काम कर रहे थे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेक्शन 12 में हम यही पढ़ते हैं कि जब आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं तो आपको डिस्क्लोजर करना होता है इन राइटिंग, आपका इंटरेस्ट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट हो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फाइनेंशियल और अदरवाइज, वो डिक्लेयर कीजिए, क्योंकि हमें ये देखना चाहिए आप इम्पार्शियल हैं, आपकी एबिलिटी पे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सिनारियो 2 कहता है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, अमन ने ए को कॉपी पेस्ट, कई बार आपने ये प्रश्न देखा होगा कि उन्होंने क्या किया, ओरल आर्गुमेंट क्रॉस एग्जामिनिंग करते हुए ए लिमिटेड को तो अच्छा रिलीफ या बेनिफिट दे दिया है, लेकिन बी लिमिटेड को कभी भी कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। तो यहां आप बायस्ड हैं, इम्पार्शियल होना जरूरी था, आप यहां पे पार्शियल हैं। तो आपसे पूछा गया क्या उनका अपॉइंटमेंट चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये सेक्शन हम 12 में पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि भैया यहां क्या हो गया, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कंपनी एक्ट पे है। कंपनी ने एक एप्लीकेशन आरओसी को दी है रिमूवल ऑफ द नेम और एसआर पास करने के बाद, ठीक है, वॉलंटरी अंडर सब सेक्शन 2 248 में आप दे सकते हैं। और जब कंप्लेंट की जाती है सर्टेन मेंबर्स के द्वारा, रजिस्ट्रार को पता चलता है ऑलरेडी एक पेंडिंग एप्लीकेशन पड़ी है, किस चीज के लिए पड़ी है, आपकी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट स्कीम। तो हम 249 में रिस्ट्रिक्शन पढ़ते हैं कि आपकी एप्लीकेशन से बैक गियर में 3 महीने इस तरह की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग है तो आप 248(2) में अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और क्वेश्चन में देखिए साफ तौर से लिखा है ये एप्लीकेशन कब फाइल होती है, 2 महीने प्रायर टू फाइलिंग। तो इसलिए पूछा है लीगैलिटी ऑफ एप्लीकेशन, भैया ये तो इनवैलिड हो गई। देन पूछा इसके परिणाम क्या होंगे, पेनल्टी भी लगेगी और ऑब्वियसली ये एप्लीकेशन जो आपने दी है ये रिजेक्ट होगी, आपको विड्रॉ करनी पड़ेगी। देन कहता है इन केस रजिस्ट्रार ने आपको नोटिफाई कर दिया इज डिसॉल्व, तो इसका रेमेडी क्या है, तो 252 में ट्राइब्यूनल के पास कोई भी पार्टी जा सकता है 3 साल के अंदर, ताकि रिवाइवल ऑफ कंपनी हो सके। तो भैया जैसे मैंने 249 में कहा, 249 का 3 महीने का यही ग्राउंड है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला ट्राइब्यूनल में गया और वो कंक्लूड नहीं हुआ। जहां तक वायलेशन की पेनल्टी का सवाल था वो मैक्सिमम 1 लाख हो सकती है। और देन एग्रीड पर्सन जैसे मैंने कहा 252 में रिवाइवल के लिए आप अपील कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में, समय है आपके पास 3 बरस जब आरओसी का वो डिसोल्यूशन का ऑर्डर आया। नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड ने 1 करोड़ का लोन दिया एम एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया है, और हुज ऑफिस वॉज फंक्शनिंग इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू मिस्टर एम द एमडी। तो आपने 1 करोड़ का लोन दिया एक कंपनी को, और कंपनी कहां चल रही है, एक जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एम द एमडी की है। लेंडिंग कंपनी अटैच करना चाहती है प्रॉपर्टी मिस्टर एम की एज लिक्विडेशन एसेट, क्योंकि आपने 1 करोड़ का लोन दिया है। तो हम क्लियरली सेक्शन 36 आईबीसी में यही पढ़ते हैं कि आप थर्ड पार्टी के एसेट्स कॉर्पोरेट डेटर के पोजीशन में हो, लेकिन आप उसे नहीं ले सकते हैं, वो इंक्लूड हम नहीं करेंगे किसके अंदर, लिक्विडेशन स्टेट के अंदर, राइट। So that's why you cannot attach the property. Again, IBC के ऊपर प्रश्न है whether it is possible to go for liquidation process before submission of resolution plan. मतलब प्लान सबमिट नहीं हुआ उससे पहले क्या आप लिक्विडेशन में जा सकते हैं? यस, सेक्शन 33 में हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि अगर प्लान आपको नहीं रिसीव हुआ जो कि आपको एक समय दिया गया था, या फिर जो मैक्सिमम पीरियड था CIRP का वो कंप्लीट हो गया या फास्ट ट्रैक का कह लीजिए, तो इन दैट सिनारियो आप लिक्विडेशन में जा सकते हैं और यहां पे COC का डिसीजन 66% वोटिंग राइट्स के साथ लिया जाएगा। देर आफ्टर कंपनीज एक्ट के ऊपर प्रश्न फॉरेन कंपनी के ऊपर है। सर्च एंड फाइंड प्राइवेट लिमिटेड, ये सिंगापुर की कंपनी है, गुड्स बेच रही है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन इंडिया। तो हम क्लियरली अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42 में यही कहते हैं कि भैया आप बाहर इनकॉर्पोरेटेड हैं, प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है, आप खुद काम कर रहे हैं, थ्रू एजेंट कर रहे हैं, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक मोड, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड लग गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो गया, आप एक बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इसलिए आप फॉरेन कंपनी है। क्योंकि अगला प्रश्न क्या है, इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 380? यस, आप फॉरेन कंपनी बन गए, आरओसी न्यू दिल्ली के पास आपको डॉक्यूमेंट 380 में सबमिट करने पड़ेंगे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन कंपनीज एक्ट। ओटीपी लिमिटेड ऑर्डर कर दी है टू बी बाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया है, लेकिन डिस्पाइट द सेम सम पार्टीज वांट टू परस्यू लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी। देखिए 279 में हम क्लियरली पढ़ते हैं, अगर भैया प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, तो आप कोई भी नया केस नहीं कर सकते, नो सूट, और जो पेंडिंग है आपके केस वो उनके ऊपर स्टे लग जाएगा, अनलेस वो कंटिन्यू हो सकते हैं विद द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल उसको डिस्पोज करेगी 60 दिन के भीतर। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो वो अलग बात होती है, तो यहां इसकी बात नहीं है। तो इसलिए हम ये कहेंगे भैया जो भी आप ये केस करना चाहते हैं, तो अगर पेंडिंग हो, राइट, नया तो आप कर नहीं सकते, पेंडिंग हो तो आपको ट्राइब्यूनल की से अप्रूवल या उनका लीव लेना पड़ेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। स्पेशल कोर्ट एट जयपुर ने एक फाइनल ऑर्डर पास किया रोहित के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने ऑफेंस किया मनी लॉन्ड्रिंग के, और स्पेशल कोर्ट सेक्शन 9 में कॉन्फिस्केट करना चाहती है। और लेकिन उनका एक फ्रेंड मिस्टर मोहित है, वो कहता है मैं बेनिफिशियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने फाइनेंस दिया इस प्रॉपर्टी के खिलाफ, इसलिए मेरा इनकम्बरेंस का राइट है। तो हम क्लियरली सेक्शन 9 में पढ़ते हैं कि भैया कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर आ गया तो प्रॉपर्टी विल वेस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री ऑफ इनकम्बरेंसेस, और आपकी इंटेंट ये इनकम्बरेंस क्रिएट करने की ही है ताकि इवेड की जाए प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट, तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। तो आपसे पूछा यही गया कमेंट, क्या उनका इनकम्बरेंस का राइट रहेगा या नहीं? तो एज आई सेड कि भैया ये फ्री, एब्सोल्युटली इट विल फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस टू वेस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मोहित को इनकम्बरेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगेन मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न है। पुलिस ऑफिसर ने मिस्टर राधे को अरेस्ट किया है बिना वारंट के। तो देखिए सेक्शन 45 में हम क्लियरली पढ़ते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसका मतलब है आप अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, इसलिए हम कहेंगे भैया वैलिड है। तो आपसे वैलिडिटी पूछी गई थी और क्या यही पूछा गया, क्या स्पेशलिटी कैन टेक द कॉग्निजेंस? यस, कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, कंप्लेंट इन राइटिंग किसके द्वारा हो, या तो डायरेक्टर या सरकारी किसी भी
ऑफिसर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे। सेबी एक्ट के ऊपर प्रश्न है, कहता है सेबी ने अटैच कर लिया बैंक अकाउंट एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी का ऑन द कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए अंडर सेक्शन 11 सब सेक्शन 4 में हम क्लियरली पढ़ते हैं पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ऑन कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन। सेबी की पावर्स हैं, जिसमें क्लास में मैं कोड की से करवाता हूं सोडा पी, लेकिन यहां पे कौन सा लग गया, अटैच, ए से अटैच कर सकते हैं बैंक अकाउंट, लेकिन कितने समय के लिए, ऑब्वियसली 90 दिन के लिए आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपसे पूछा गया स्पेसिफाई द मेजर्स व्हिच मे बी टेकन बाय द सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो वो सारे के सारे जो 11(4) में आते हैं सेबी के जो राइट्स हैं आप वो यहां पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगेन द क्वेश्चन ऑन सेबी एक्ट, मिस्टर ह्यूमन एक रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, ही फेल्स टू एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द क्लाइंट एंड हेंस पेनलाइज्ड। ऑब्वियसली एग्रीमेंट विद क्लाइंट नहीं करते तो 15B में हम कहते हैं कि भैया आप लाभ होंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। प्रश्न क्या है, एडवाइज मिस्टर ह्यूमन एज टू व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू हिम। पेनल्टी लगी, रेमेडी क्या है, तो देखिए 2 रेमेडी है। 15T में हम सेट के पास अपील कर सकते हैं, समय होता है 45 दिन, और सेट के खिलाफ जाना हो तो 15Z के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और समय कितना होता है, 60 दिन होता है। आईबीसी के ऊपर अगला प्रश्न सेक्शन 33 के ऊपर है, कहता है परसुएंट टू सेक्शन 33 ऑफ आईबीसी अ लिक्विडेशन ऑर्डर वाज पास्ड अगेंस्ट सोया लिमिटेड बाय द ट्राइब्यूनल। मिस्टर जो भी है ये कंपनी, मिस्टर सोल सॉरी, वाज अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर बाय ट्राइब्यूनल। Upon resuming his mantle, Mr. Soul collected claims from all creditors within the time framed under IBC. While initiating the liquidation process, Mr. Soul proposed to include equity shares of one of its subsidiary. अरे भैया सब्सिडरी में आपने इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली वो लिक्विडेशन स्टेट का हिस्सा होता है। अंडर सेक्शन 36 हम यही पढ़ते हैं। Besides this, one of the unsecured financial creditors जो है वो अपने ड्यूज गवर्नमेंट ड्यू से पहले मांग रहा है। मिस्टर सोल ने ऑब्जर्व किया पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सीडी, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने क्या किया है, ट्राइब्यूनल के पास केस कर दिया है फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। अब आपसे प्रश्न क्या पूछे गए हैं, वेदर प्रपोजल ऑफ मिस्टर सोल टू इंक्लूड इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, तो जैसे मैंने कहा था वो वैलिड है। दूसरा है क्या आर्बिट्रल अवार्ड आप उसमें जा सकते हैं, तो देखिए सेक्शन 33 में हम क्लियरली पढ़ते हैं कि आईबीसी की जब कार्रवाई चल रही है, लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया, तो कोई भी स्यूट प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में ये सीडी के खिलाफ नहीं होगी, राइट। तो इसलिए यहां पे मिस्टर ए सक्सीड नहीं होगा। और लिक्विडेशन स्टेट वाला मैंने बोल दिया था सेक्शन 36, यस आप सब्सिडरी के एसेट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर अगला प्रश्न है, कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पीएमएल एक्ट के अंदर एक ऑर्डर दे दिया सेक्शन 8(3) में कंफर्मिंग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5। मिस्टर राज जो कि ओनर है अटैच प्रॉपर्टी के, वो एग्रीव्ड है ऑर्डर से और वो एक अपील करना चाहते हैं अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास, लेकिन बिफोर मेकिंग द अपील मिस्टर राज एडजुडिकेट हो गए क्या इंसॉल्वेंट। तो प्रश्न ये है क्या अपील स्टिल की जा सकती है, तो अंडर सेक्शन 72 हम क्लियरली पढ़ते हैं कि भाई साहब अगर आप इंसॉल्वेंट हो चुके हैं अपील करने से पहले, तो इन दैट सिचुएशन कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी किस में वेस्ट हो जाती है, ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर कह लीजिए, तो वो अपील कर सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे अपील की जा सकती है। तो इसके साथ हमारी ये डिस्कशन यहां समाप्त होती है। गुड लक, गॉड ब्लेस।